हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एस्पायर आर एस अकेडमी। एस्पायर आर एस अकेडमी के तहत हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा जो पहला टॉपिक था वो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के सीक्वेंस में हमने जो सबसे पहले जिनको डिस्कस किया था वो किया था हमने पुर्तगीज को। क्योंकि हम कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले पिछली बार डिस्कस जो किया वो बता देता हूँ मैं एक बार। पुर्तगीज, और पुर्तगीज के बाद हमने डच को पढ़ा। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स के बाद जिस कंपनी को हमने डिस्कस किया वो थे डेनिश। ये चारों को कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस प्रकार ये सी रूट से होकर भारत में आए और भारत में इन्होंने फैक्ट्रियां अपने इस्टेब्लिश की, उसके साथ व्यापार को भी बढ़ाया और यहाँ भारत की वस्तुएं खरीद कर जब वापस यूरोप गए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाया इन्होंने। ठीक है, उसी प्रॉफिट को देखते अन्य जितनी यूरोपियन पावर थी वो भारत की तरफ क्या हुई, आकर्षित हुई और व्यापार करने के लिए उनको भी प्रोत्साहन मिला। तो इसके बाद हम जो आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्रांसिस। फ्रांसिस जो फ्रांस फ्रांस के निवासी थे। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम उसकी वर्ल्ड मैप पे लोकेशन देखते हैं कि वो कंट्रीज कहाँ पर है। ठीक है, उसके और आस पड़ोस में कौन से देश है, तो इस प्रकार कौन से रूट से होकर वो भारत में आए। तो सबसे पहले अगर इनकी लोकेशन को आप पॉइंट करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर पुर्तगाल है और पुर्तगाल के पास स्पेन, और यहाँ पर ये जो देश है ये कौन सा है, फ्रांस है। ठीक है, और फ्रांस भी उसी रूट से होकर आए जो अन्य यूरोपियन पावर सी रूट से होकर भारत में आई थी। और भी लोकेशन अगर देखोगे यहाँ पर इनके जो आप देखोगे नॉर्थ में तो यूके है, यहाँ पर नीदरलैंड, हॉलैंड, ये डेनमार्क, यहाँ पर नॉर्थ सी है। ये कंप्लीट हम एक बार पहले से भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको वापस थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर डेनमार्क है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को या सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले वहाँ की जितनी भौगोलिक स्थिति है या फिर उसकी लोकेशन कहाँ पर है ये देखना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा क्या एक दिमाग में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है पूरी तरह से कि चीज़ें कहाँ कहाँ से कैसे चल रही है। ठीक है, और हमने पहले जैसे जिस प्रकार डिस्कस किया था कि जो लैंड रूट्स तो उसको कैसे ब्लॉक किया गया। ठीक है, तुर्कों के द्वारा कहाँ कहाँ उन्होंने अधिकार किया, कुस्तुनतुनिया कहाँ पर है, तो इस प्रकार फिर उनको सी रूट्स की खोज करनी पड़ी। फ्रांस कंपनी भी इसी सी रूट से होकर भारत में आई, जैसे बाहर बाहर दूसरी कंपनियां भी यूरोपियन जिस प्रकार आई। क्योंकि जिस प्रकार भारत में दूसरी यूरोपियन पावर जितनी आई थी उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ भारतीय वस्तुओं को खरीद कर जब वापस यूरोप गए तो यूरोपीय लोगों को लगा कि भारतीय वस्तुओं की इतनी सारी डिमांड है और इतना अच्छा ये प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि सबसे पहले जिस प्रकार हमने कहा था कि वास्को डी गामा भारत में आया और वास्को डी गामा भारत की वस्तुओं को खरीद कर या मसालों को खरीद कर जब वापस यूरोप गया तो 60 गुना ज़्यादा फायदा कमाया। इस अगर इतना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है तो बाकी यूरोपियंस पावर को लगा क्यों नहीं हम भी भारत जाए, क्योंकि भारत की खोज हो चुकी है। तो इसी की खोज के तहत पुर्तगीज भी आए। ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी डच भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, डेनिश भी आए। ये कंप्लीट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पुर्तगालियों को भी फ्रांसीसियों को भी प्रोत्साहन मिला कि हम भी भारत जाए और भारत की वस्तुओं की अगर इतनी बड़ी डिमांड है वस्तुओं और मसालों की तो हम मसाले और वस्तुएं खरीद कर लाएं और अब हम भी प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि इससे हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार वहां के लोग राजा के पास गए, फ्रांस के लोग, और राजा से कहा कि राजा साहब कि आप भी एक कंपनी का निर्माण करो और यहाँ से व्यापारी लोग जाए भारत में तो भारतीय वस्तुएं खरीद कर अगर हम यूरोप में बेचेंगे तो हम भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। क्योंकि बाकी देश भी प्रॉफिट ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं नई नई जगह पर जाए, और नई नई खोजों को आप प्रोत्साहन अगर दो तो हम भी बहुत सारा व्यापार फैला सकते हैं। इसलिए वहाँ के उस समय के जो राजा थे, राजा का नाम था लुइस 14। तो राजा ने एक बैठक बुलाई अपने मंत्रियों की और मंत्रियों से सुझाव मांगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर जिसने सुझाव दिए वो इनका फाइनेंस मिनिस्टर था। लुइस 14 का एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसका नाम था कोलबर्ट। क्या नाम था फाइनेंस मिनिस्टर का? कोलबर्ट। ठीक है, तो कोलबर्ट ने कहा कि बिल्कुल हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण कर सकते हैं और इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के बाद हम पूरे मैप को डिस्कस करने के बाद एक कंपनी के लोगों को भेजेंगे भारत में और भारतीय वस्तुओं को खरीद कर यहाँ लाकर हम बेच सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ठीक है, तो कोलबर्ट ने ये सुझाव राजा को दिया और कोलबर्ट ने फिर एक मीटिंग बुलाई लोगों की, अपने लोगों की, बताओ क्या क्या ऐसी कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। तो वहाँ के लोगों ने, व्यापारियों ने कहा बिल्कुल ऐसी कंपनी का निर्माण किया जा सकता है। तो फिर एक कंपनी का निर्माण किया गया और उस कंपनी का नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, उस कंपनी का क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का निर्माण किसने किया? कोलबर्ट ने। कोलबर्ट किसका मंत्री था? लुइस 14 का। ठीक है, इस कंपनी का निर्माण किया गया था वो 64 में किया गया। जब कंपनी का निर्माण किया तो फिर मंत्री साहब ने मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद राउंड टेबल पे एक मीटिंग रखी गई। वहाँ के भी व्यापारी वगैरह तो उनको आमंत्रित किया गया, इन्विटेशन दिया गया कि आप आओ और हमें बताओ कि किस प्रकार कौन से रूट से होकर भारत जाना है, कहाँ कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, कैसे व्यापार करना है, कौन सी वस्तुओं का व्यापार करना है। तो फिर बहुत सारे सुझाव आए और उसी सुझाव में कहा गया
कि हमसे पहले बहुत अच्छा व्यापार कौन सी कंपनी कर, तो पता चला कि हमसे पहले दो कंपनियां बहुत अच्छा व्यापार कर रही है। कौन कौन सी? एक पुर्तगीज और दूसरे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने भारत की बहुत अच्छी लोकेशन पे अपनी फैक्ट्रियां स्टेब्लिश कर चुके हैं और फैक्ट्रियां स्टेब्लिश करने के साथ साथ व्यापार को भी बहुत अच्छा आगे बढ़ा दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि जहाँ ब्रिटिशर्स जहाँ जहाँ गए वहीं वहीं हम जाए, वहाँ जाकर हम भी व्यापार करेंगे। फिर हम मैप पे पूरा डिस्कस करेंगे किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश की, उसके बाद उसके पीछे कौन आए, ये फ्रांसिस लोग आए, वहाँ इन्होंने भी वहाँ आकर क्या की, अपनी फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश की और व्यापार को शुरू किया। तो कौन से रूट से आए? वही उसी रूट से आएंगे जहाँ से बाकी फैक्ट्रियाँ आए, उसी रूट से कौन सी फैक्ट्री, कौन सी कंपनी आई? यही फ्रांस की। तो फ्रांस के लोगों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए भेजा गया सबसे पहले। और सबसे पहले हम टॉपिक को अगर डिस्कस करें तो मैप पे डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ जाता है टॉपिक पूरा कंप्लीट। तो हम अगर इंडिया के मैप पे पूरा डिस्कस करें इस टॉपिक को तो आप देखोगे कि अगर भारत का मैप हम पूरा एक बना दें और कंप्लीट, ठीक है। इस मैप पे हम देखेंगे तो पहले सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स को फॉलो करेंगे, तो ब्रिटिशर्स को फॉलो करेंगे तो ब्रिटिशर्स सबसे पहले कहाँ पर आए? सूरत में। तो कहा हम भी सूरत जाएंगे। कहाँ जाएंगे सबसे पहले? सूरत, ठीक है। तो ये सी रूट से ही आए थे। अगर मैप पे मैंने आपको समझाया था कि सी रूट से जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके साउथ वाले एरिया से होकर ये भारत में आए, और भारत में सबसे पहले एंटर होना था तो कौन सी सी से होना था इनको? अरेबियन सी से इनको एंटर होना था, ठीक है। अरेबियन सी में जैसे एंटर हुए तो अरेबियन सी पर किसका कंट्रोल था? पुर्तगालियों का कंट्रोल था। तो पुर्तगालियों ने कहा कि भाई साहब कहाँ जा रहे हो, इस एरियाज पर हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण, परमिशन के बिना आप कैसे एंटर होगे? कहा सर तो सूरत जाना चाहते हैं, सूरत हमारे अंडर में, ठीक है। सूरत के आसपास हमारा व्यापार चलता है, अरेबियन सी पे हम कंट्रोल रख के बैठे हैं, हमारी परमिशन के बिना आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमने यहाँ, आपको पता नहीं है तो हमने एक ब्लू वाटर पॉलिसी चला रखी है पहले से। कौन सी पॉलिसी चला रखी है? ब्लू वाटर पॉलिसी। इसलिए आप बिना परमिशन के इसमें एंटर नहीं हो सकते। सर हमें भी एक कार्टेज दे दो, हम आपको पैसे देते हैं, हमें सूरत जाने के लिए एक छोटा सा कार्टेज दे दो ताकि हम कहाँ पहुँच जाएंगे? सूरत। चलेंगे बिल्कुल, और थोड़े दिन के लिए वहाँ रहना, ज़्यादा समय से मत रहना। उन्होंने कहा बिल्कुल, जितनी आपकी परमिशन है उतने समय के लिए रहेंगे। और फिर यहाँ से ये कहाँ आ गए? सूरत। और हमने कहा था कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की थी? सूरत में। तो इन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश कर ली? सूरत में। तो सूरत में इन्होंने जब सबसे पहले जब फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी, वो फैक्ट्री स्टेब्लिश कब की थी? 4 साल बाद, ठीक है। पहले फैक्ट्री इन्होंने 1664 में बना दी थी, लेकिन 1668 में इन्होंने फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की? सूरत में सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले अगर उनकी फैक्ट्री थी वो कहाँ पे थी? सूरत। कब वो स्टेब्लिश की? 1668 में। किसने? फ्रांसिसियो ने। जिस व्यक्ति ने इस फैक्ट्री को स्टेब्लिश किया था उनका नाम था फ्रैंको कैरो। उसका क्या नाम था? फ्रैंको कैरो, ठीक है। याद रखना, याद रह जाए तो सबसे बढ़िया है कि कोई ट्रिक लगा कर याद रख लेना, फ्रैंको कैरो, ठीक है। तो सूरत में कुछ समय के लिए उन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की, और फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के बाद पुर्तगाली ने उनको कहा भाई साहब आपने थोड़े समय के लिए हमसे रिक्वेस्ट की थी, आप ज़्यादा समय यहाँ मत रहो प्लीज़। कहा अब जब यहाँ सामान रख ही दिया सब, हमें थोड़े दिन और रहने दो। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से निकलो, जितना जल्दी हो सके निकलो, नहीं सामान हम फेंक देंगे अरेबियन सी में, ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा हम तो यूरोप के निवासी हैं, यहाँ से आप आते हो वहाँ से हम हैं। उन्होंने कहा वहाँ पर हम हैं, यहाँ पर हम नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम की कोई परिभाषा नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ व्यापारी है, और हमारा एक ही उद्देश्य है व्यापार करना और प्रॉफिट कमाना। तो व्यापार में कोई भाईचारा चलेगा, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सके इस तट को छोड़ो। फिर इन्होंने पता किया कि ब्रिटिशर्स कहाँ पर गए। तो मैंने कहा था कि जो सेकंड फैक्ट्री ब्रिटिशर्स ने स्टेब्लिश की मसूलीपट्टनम, तो इन्होंने कहा चलो बोरिया बिस्तर उठाओ और कहाँ चल दिए? मसूलीपट्टनम। तो इन्होंने जो दूसरी फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो कहाँ पर की? मसूलीपट्टनम, ठीक है। इन्होंने दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्टेब्लिश की? मसूलीपट्टनम। 1 साल तक इन्होंने यहाँ रहने दिया, और 1 साल बाद सीधा कहाँ पहुँच गए? मसूलीपट्टनम में, 1669 में। इसलिए जो फ्रेंच की दूसरी फैक्ट्री की स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई? मसूलीपट्टनम में। कब हुई? 1659। यहाँ पर कुछ समय के लिए रहे और फिर उन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद इनको लगा कि अब और ज़्यादा फैक्ट्रियों की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि आवागमन ज़्यादा बढ़ जाता था। अगर यहाँ से सामान खरीद कर यहाँ तक लाना है और टफ हो जाता था, क्यों? सामान बीच में चोरी भी हो सकता था, सामान की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं टास्क थी। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं हम अलग अलग जगह इस तटीय एरियाज में फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लें। तो उन्होंने पता किया कि ब्रिटिशर्स और कहाँ गए, तो उन्होंने साउथ में एक चेन्नई गाँव खरीदा था, ठीक है। और चेन्नई गाँव खरीद कर मद्रास की स्थापना की, और वहाँ पर एक उन्होंने सेंट फॉर जॉर्ज नाम की फैक्ट्री स्टेब्लिश की। तो क्यों ना हम एक साउथ में गाँव खरीदें। वो गए बीजापुर सुल्तान के पास, बीजापुर सुल्तान से रिक्वेस्ट की सर हमें इस एरियाज में एक कोई जगह दे दो जहाँ हम फैक्ट्री स्टेब्लिश करें।
और उस फैक्ट्री से हम आपको और भी प्रॉफिट आपको भी देंगे, ठीक है, हम कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, उसका हिस्सा आपको भी दे देंगे। तो उन्होंने बीजापुर के सुल्तान ने अपने राज्यपाल को कॉल किया, अपने गवर्नर को कॉल किया, ये कुछ लड़के आ रहे हैं फ्रांसिस, इनको आप छोटी सी जगह जहाँ मांगे अच्छी सी जगह इनको दे। तो वहाँ का एक गवर्नर था शेर खां लोधी, क्या नाम था उसका, शेर खां लोधी, ठीक है। तो शेर खां लोधी के पास भेजा और शेर खां लोधी ने इनको एक गांव दिया, उसका नाम था पुदुचेरी, क्या नाम था, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो यहाँ पर पुदुचेरी गांव खरीदा और गांव खरीद कर यहाँ क्या बना दिया, फैक्ट्री स्टेब्लिश की। मैंने एक बात पहले समझाई थी, पहले एक जगह को खरीदते थे या लीज पर ले लेते थे और वहाँ पर क्या स्टेब्लिश कर देते थे, फैक्ट्री, ठीक है। तो इन्होंने वहाँ यहाँ पर एक फैक्ट्री की स्थापना कर दी। अब इनका नाम आया कि फैक्ट्री का नाम क्या रखा जाए, तो उन्होंने पता किया कि फैक्ट्री कौन सी है, ये कंपनी कौन सी है, तो गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। जो इनकी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कैसी कंपनी थी, गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी थी। इसलिए तो गवर्नमेंट में मैन कौन है, राजा है, तो राजा के नाम से यहाँ का नाम रख दो। तो उन्होंने नाम रख दिया फोर्ट लुइस, ठीक है। इस कंपनी का क्या नाम रख दिया, फोर्ट लुई। और फोर्ट लुई नाम रखने के बाद उन्होंने यहाँ व्यापार शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति ने इस कंपनी की स्थापना की थी उसका नाम था फ्रैंको मार्टिन, उसका क्या नाम था, फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, फ्रैंको मार्टिन। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1673 में, ये बात ध्यान रखना। तो इन्होंने पुदुचेरी गांव खरीदा और पुदुचेरी गांव खरीद कर वहां कौन सी कंपनी बनाई, फोर्ट लुइस। और किस व्यक्ति ने स्टेब्लिश की, फ्रैंको मार्टिन ने 1673 में यहाँ पर फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी। एक बात ध्यान रखना, हमने पहले पढ़ा था कि जो कंपनी थी ब्रिटिशर्स, वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसी कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी थी। कैसी कंपनी थी, गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी थी। तो ये बात ध्यान रखना, ये गवर्नमेंट कंपनी थी या सरकारी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछ ले और उसके ऑप्शन में ऐसे दिया हो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी या सरकारी कंपनी थी, तो पे ध्यान रखना एक प्रकार की सरकारी कंपनी थी, क्योंकि इसका निर्माण भी किसने किया था, कोलबर्ट ने किया था। कोलबर्ट मंत्री था, किसकी सरकार मंत्री था, फोर्ट लुइस 14 के राजा के नियंत्रण में मंत्री था, तो इसलिए एक सरकार के द्वारा स्थापना की गई थी। तो एक गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी है, ठीक है, बात समझ आ गई कंप्लीट। चलो फिर धीरे धीरे यहाँ व्यापार शुरू हुआ। व्यापार मैंने कहा था कि जब नॉर्थ वाले एरियाज में ये व्यापार करने आते थे तो उसी सामान को इनको कहाँ ले जाना पड़ता था, अपने फैक्ट्रीज वाले एरियाज में, पोर्ट वाले एरियाज में, क्योंकि वहाँ से जहाज़ों से सामान भरकर वो कहाँ कहाँ ले जाते थे, यूरोप ले जाते थे। तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता था और इस लंबे रास्ते तय करने में बहुत सारा बैरियर्स थे, ठीक है। तो इस बात को लेकर उनको लगा कि एक और क्षेत्र में हमारी फैक्ट्री होनी चाहिए। फिर इन्होंने पता किया कि पता करो कि ब्रिटिशर्स इसके बाद कहाँ गए, तो पता लगा ब्रिटिश बंगाल वाले एरियाज में गए। कौन से एरियाज में गए, बंगाल वाले, क्योंकि मैं इससे पहले एक बार बता चुका हूँ बंगाल वाला एरियाज बहुत बड़ा एरिया होता था, जिसमें बिहार वाला एरिया आता था, झारखंड, कुछ उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के साथ अपना वेस्ट वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, लोअर असम, ये पूरा एरिया मिलकर क्या बनता था, बंगाल बनता था। तो इनको कहा कि अपन बंगाल जाना चाहिए और वहाँ पर अपनी जगह खरीद कर क्या कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिर ये लोग बंगाल में गए और पता किया कि बंगाल का उसमें सूबेदार या गवर्नर कौन है, पता चला कि शाइस्ता खां करे, कौन है, शाइस्ता खां, ठीक है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कैसे करके शाइस्ता खां से मिला जाए, पता किया कि कहाँ से लाइसेंस बिठाए। तो कुछ बात पता चली कि ठीक है, इनका कोई एक प्रकार से कह सकते हैं कि औरंगजेब के दरबार में कोई व्यक्ति गया था, उसने थोड़ी बहुत सूचना दी थी कि औरंगजेब से रिक्वेस्ट भी की, क्या पता मैं बंगाल में छोटी एक जगह दे दो, बाकी सब कंपनियों को जगह मिल चुकी है, वहाँ पर वो अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश कर चुकी है। तो वहाँ से एक उन्होंने थोड़ा सा लाइसेंस बिठाया और शाइस्ता खां से मिले, और शाइस्ता खां औरंगजेब के मामा जी लगते थे रिश्ते में। तो फिर शाइस्ता खां से इन्होंने फ्रेंच ने कहा कि आप दूसरों को जब जगहें दे रहे हो, रियायतें दे रहे हो, तो हमें एक छोटी सी जगह दे दो रहने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जगह चाहिए तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि आप हम पैसे भी दे सकते हैं आपको, हमें जितनी भी ये पोर्ट वाला एरियाज है यहाँ पर एक छोटी सी जगह दे दो। तो फिर इन्होंने शाइस्ता खां से एक जगह खरीदी जिसका नाम था चंद्रनगर, का क्या नाम था, चंद्रनगर। इन्होंने इस जगह को 1672 में खरीद लिया और खरीदने के बाद इन्होंने शांति से उस प्लॉट की साफ सफाई की और फिर अपना व्यापार कंटिन्यू किया, ठीक है। और व्यापार को जैसे ही उन्होंने चालू रखा तो उसके बीच में उन्होंने बहुत शांति से वहाँ रहते रहे कि कहीं कोई विरोध ना हो, और जब एकदम कोई विरोध ना करे, सबको पता चले कि फ्रांसिस बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, इनको और एरियाज देना चाहिए, तब जाकर इन्होंने वहाँ क्या स्टेब्लिश कर ली, फैक्ट्री स्टेब्लिश। और फिर फ्रांस में इन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की जिसका नाम रखा फोर्ट सवस, क्या नाम रखा, फोर्ट
और जो ये फैक्ट्री स्टेब्लिश की थी ये की इन्होंने 1690-92 में। ठीक है, इस प्रकार इन्होंने धीरे धीरे इन एरियाज में कंट्रोल करना शुरू किया। अब इनको लगा कि अपनी फैक्ट्रियां स्टेब्लिश हो चुकी है, अपन खुद भी यहाँ पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं, अपने व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और इनके बहुत सारे गवर्नर इस बीच में आए, गवर्नर ने डील भी की, और एक फेमस गवर्नर इस बीच में आए जिसका नाम था डुप्ले। का क्या नाम था? डुप्ले, जो बहुत फेमस गवर्नर था। तो डुप्ले पहले सबसे पहले गवर्नर कहाँ बनाया गया? चंद्रनगर का गवर्नर बनाया। तो उसको लगा कि डुप्ले को लगा कि व्यापार तो फ्रांसीसियों का अच्छा चल रहा है, व्यापार के साथ साथ अब लगा कि क्यों नहीं, जिस प्रकार पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र में, हम देखेंगे, हमने पहले पढ़ा भी था एक बार, किस प्रकार पुर्तगालियों ने इस एरियाज में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया था समुद्र में, मेरिटाइम किंगडम, जिसका नाम क्या रखा था इन्होंने? एस्तादो दी इंडिया। तो इस प्रकार एस्तादो दी इंडिया की तरह हम भी क्यों नहीं कोशिश करें कि जो भारत के अन्य क्षेत्र है यहाँ पर हमारा छोटे छोटे जगहों पर हम कंट्रोल। तो डुप्ले के दिमाग में 24 घंटे यही बात चलती रहती। उसने लगा कि यार ठीक है, व्यापार में क्या है, चाराना कमा रहे हो और ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, ये छोड़ो, अभी छोटे मोटे काम छोड़ो, कंट्रोल करो। ठीक है, शक्ति स्ट्रोंग बनो, जितनी पावर्स है वो अपने पास ले आओ, व्यापार अपने आप चलता रहे। उसने कहा कि रिक्वेस्ट करके व्यापार कितने दिन चलेगा? इसने कहा अब हम क्षेत्रों पे कंट्रोल करें। कंट्रोल मतलब ऐसे नहीं कि राजा के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज राजा साहब छोटी सी जगह दे दो फैक्ट्री, हम उसको धीरे धीरे करके अपने खुद के अंडर में लेंगे। वहाँ का सूबेदार कौन बनेगा, गवर्नर कौन बनेगा, ये हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और उसको पता था कि उस समय जब ये डुप्ले यहाँ का गवर्नर था तब उसको पता चल गया था किस प्रकार जो औरंगजेब के समय, और या फिर ऐसे कह सकते हैं जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय के धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था, धीरे टूट रहा था। ठीक है, क्योंकि मुगल जो बाद के जो उत्तरकालीन जो मुगल एम्परर थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे नहीं, उनमें कुछ ज़्यादा इतनी पावर्स बची नहीं थी। ठीक है, तो छोटे छोटे जितने भी उस समय प्रांत थे तो प्रांतों के गवर्नरों ने खुद को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। और स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया तो डुप्ले के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि अब व्यापार बाद में, सबसे पहले अपने साम्राज्य को स्थापित। ठीक है, और साम्राज्य स्थापित करके बाद में हमारा व्यापार और अच्छे से चल सकता है, क्योंकि हमने इतनी फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश कर चुके हैं, हमारा व्यापार अच्छे से चल रहा है। और अगर हम साम्राज्य स्थापित कर लेंगे तो फिर जहाँ टैक्स कहाँ नहीं देना है, किन कंपनियों से टैक्स वसूलना, ये सब हम डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने कहा कि अब जितनी भारत में जो छोटी छोटी शक्तियाँ हैं इनसे जाकर डील करो, इनके राजाओं से जाके बात करो कि आपकी अगर इनके साथ युद्ध होता है तो आपकी रक्षा हम कर लेंगे। ठीक है, आपकी जितनी फोर्स है, पुलिस बल है, ठीक है, जितने सैनिक है उनको हम ट्रेंड करेंगे, हम उनको सिखाएंगे किस प्रकार लड़ना है, जो ये ट्रेनिंग देंगे, लोगों को हम भर्ती करेंगे, इस सब का खर्चा आप हमें देते रहना, आपको कुछ नहीं करना, महल में बैठो, ऐसो आराम करो, टैक्स लो, मस्त खाओ पियो मौज करो। ठीक है, ये सब टेंशन हम लेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने अलग अलग राजाओं के पास गए और राजाओं से इन्होंने बात की, क्यों ना ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार जो इन्होंने कह सकते हैं कि अलायंस किया है, ट्रीटी की, उसका नाम रखा गया सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, उसका क्या नाम रखा गया? सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी, जो भारत में सबसे पहले जो उपनिवेशवाद की जो प्रकार कह सकते हैं विचार को रखा, वो किसने रखा था? डुप्ले ने रखा। डुप्ले ने सबसे पहले रखा कि क्यों भारत में साम्राज्यवाद किया जा सकता है। तो सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस जिसको हम कह सकते हैं सहायक संधि। तो सहायक संधि को भारत में सबसे पहले लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? डुप्ले। और डुप्ले कहाँ का व्यक्ति था? फ्रांस का। ठीक है, फ्रांसिस था। डुप्ले कौन था? फ्रांसिस। तो भारत में सबसे पहले जो सब्सिडरी अलायंस को लागू इसने किया। तो सब्सिडरी अलायंस का मतलब यही होता है कि इसकी मीनिंग ये मान सकते हो कि जिस प्रकार जो यूरोपियंस पावर थी, यूरोपियंस पावर चाहे फ्रांस हो, बाद में हम पढ़ेंगे किस प्रकार वेलेजली ने इसको बहुत बड़े लेवल पर फैलाया था। तो जितनी भारत में यूरोपियंस कंपनियां थी या पावर्स थी, उनका भारतीय जो प्रिंसली स्टेट थे, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट थे, जो ठीक है, जो भारत में जो मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो रहा था उसके बाद जितने भारत में प्रिंसली स्टेट थे उनके साथ जो इनकी संधियां थी, ठीक है, उनके साथ इनकी संधियां किस प्रकार की थी या फिर ट्रीटी किस प्रकार करते थे इंडियन प्रिंसली स्टेट के साथ, वो एक्चुअली में क्या था? सब्सिडरी अलायंस था। ठीक है, वो एक क्या था? सब्सिडरी अलायंस। एक भारतीय प्रिंसली स्टेट और उनके साथ यूरोपियंस पावर जाती थी, वो कहते थे कि आपके राज्य की रक्षा हम करेंगे। ठीक है, रक्षा करने के लिए आप हमें क्या देना? या तो जमीन का कोई छोटा सा टुकड़ा दे देना जहाँ से टैक्स हम वसूल कर लेंगे, या फिर आप डायरेक्टली हमें पैसा दे देना,
आराम से महलों में बैठो, ठीक है। उस सेना को ट्रेंड हम करेंगे, उस सेना को देखने के लिए जो अधिकारी रहेगा वो हमारा रहेगा, किसके साथ क्या डील होगी ये हम डिसाइड करेंगे, आपकी रक्षा पूरी तरह से हम करेंगे। ये पूरा काम किसने किया था? डुप्ले ने। इसलिए भारत में जिस प्रकार जो यूरोपियंस एस्टेब्लिश हो रहे थे, इनको एक प्रकार से डुप्ले ने किस किस तरफ लेकर आए? साम्राज्यवाद नीति की तरफ डुप्ले लेकर आए, ठीक है। ये पॉइंट हमारे कंप्लीट डिस्कस हो चुका है, किस प्रकार भारत में कंपनी धीरे धीरे स्टेब्लिश हुई, और स्टेब्लिश होने के बाद उन्होंने फैक्ट्रियाँ स्टेब्लिश की, और फिर धीरे धीरे जिस प्रकार डुप्ले भारत में आया, और डुप्ले ने इसका जो मेन उद्देश्य था इस कंपनी का व्यापार करना, उसको सीधा डाइवर्ट किस पे कर दिया? पॉलिटिकल सिस्टम पे डाइवर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर किस प्रकार राज किया जा सकता है उस पर, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में और भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत में जिस प्रकार ब्रिटिशर्स अपने पावर्स को बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार फ्रेंच भी बढ़ा रहे, फिर इन दोनों के बीच में टकराव भी होता है, और टकराव होने से इनके साउथ में 3 युद्ध भी होते हैं, जिसे हम फ्रेंच एंग्लो वार भी कहते हैं, ठीक है। वो युद्ध भी काफ़ी समय से चले, और फिर बाद में युद्ध के बाद में ये कंपनी बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो इन सब पॉइंट वाइज हम समझ लेते हैं, जितना हमने मैप पे समझा इनको। ये इनके जो फैक्ट्रियाँ हैं उनकी लोकेशन है कि कहाँ पर इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये सूरत में आए, और सूरत में इन्होंने 1968 में सबसे पहले फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। फैक्ट्री इस्टेब्लिश ये मैं पढ़ा चुका हूँ, फ्रैंको एरो। बात समझ आ गई। और यहाँ पर कुछ समय तक यहाँ रहे, और 1 साल बाद इनको यहाँ से कह दिया कि भाई साहब बोरिया बिस्तर उठाओ और नई जगह जाओ। और फिर ये नई जगह कहाँ पर आ गए? मसूलीपट्टनम। यहाँ पर हमने कहा था कि ब्रिटिशर्स को ही फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए मसूलीपट्टनम 1 साल बाद इन्होंने क्या कर दी? फैक्ट्री इस्टेब्लिश। फिर उनको लगा कि किस प्रकार उन्होंने जाकर नीचे चेन्नई गाँव खरीदा था ब्रिटिशर्स ने, और वहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम की एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, तो हम भी एक साउथ में जाकर गाँव खरीदे, तो उन्होंने गाँव खरीदा पुदुचेरी, ठीक है। और उसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? फोर्ट लुइस। और ये कब स्थापना हुई इसकी, फोर्ट लुइस की? 1673। जिस व्यक्ति ने इसको इस्टेब्लिश किया उसका नाम था फ्रैंको मार्टिन, ठीक है। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना। क्या नाम था? फ्रैंको मार्टिन। और इन्होंने एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। इसके बाद जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, तो इनको लगा कि हमें अब कहाँ चले जाना चाहिए? हमें कहाँ जाना चाहिए? बंगाल में। तो फिर ये बंगाल वाले एरियाज में गए, वहाँ शाइस्ता खां से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मैं एक जगह दे दो जहाँ हम क्या इस्टेब्लिश कर लें, फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लें। तो शाइस्ता खान ने इन्होंने एक जगह दी जिसका नाम क्या था? चंद्रनगर, ठीक है। और चंद्रनगर में जो इन्होंने फैक्ट्री इस्टेब्लिश की उसका नाम क्या था? फोर्ट गुस्तावस, ठीक है। गुस्तावस फोर्ट या फोर्ट गुस्तावस, यहाँ पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करी। और जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश की 1690 पुराणम। और इन्होंने गाँव कब खरीदा शाइस्ता खां से? 1600। ये कंप्लीट हम मैप पे समझ में आ गया हमें। चलो हम आगे चलते, पूरा कंप्लीट एक बार यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश की, कैसे पॉइंट वाइज एक बार पूरा समझ लेते हैं। तो 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ये हमने समझ लिया था पूरा। और फिर वहाँ का जो राजा था उसका नाम था लुइस 14। वहाँ के सम्राट और किंग का क्या नाम था? लुइस 14। और उसका एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। इसने इस फैक्ट्री की स्थापना की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? कोलबर्ट ने की, ठीक है। ये एक प्रकार की गवर्नमेंट ट्रेडिंग कंपनी थी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, ये गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी, ठीक है। और पहली जो इन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो कहाँ पर की? सूरत में। जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स ने काम किया वहाँ वहाँ किसने काम किया? फ्रेंच ने। तो सबसे पहले सूरत में इन्होंने फैक्ट्री स्टेब्लिश की 1668 में। और इसके संस्थापक कौन थे? फ्रैंको केरो। और दूसरी जो फैक्ट्री स्टेब्लिश की वो कहाँ पर की? मसूलीपट्टनम, 1 साल बाद 1669 में, ठीक है। 1673 में इन्होंने शेर खां लोधी से जो वालीकोंडापुरम का राज्यपाल था, ठीक है, ये एक प्रकार का किस में आता था? बीजापुर में आता था। उसके सुल्तान से रिक्वेस्ट की, उन्होंने शेर खां लोधी से कहा इनको एक गाँव दे दो। उन्होंने गाँव खरीदा, कौन सा? पुडुचेरी गाँव। और पुडुचेरी गाँव खरीद कर वहाँ फ्रैंको मार्टिन ने एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करी, और उसका नाम क्या रखा? फोर्ट, ठीक है। तो फोर्ट लुइस फैक्ट्री कहाँ पर थी? पुडुचेरी गाँव में। ये बात कंप्लीट समझ में आ गया आपको? इसके बाद 1693 में डच्चों ने, क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार पांडिचेरी पर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के बाद धीरे धीरे जब व्यापार बढ़ाया तो इनका सामना डच्चों से ऐसे सामना है। इनको लगा कि हम डच्चों को रिप्लेस कर लेंगे। तो थोड़े समय के बाद डच्चों ने कहा कि हम आपसे पहले आकर यहाँ बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं, प्लीज़ हमसे मत लड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पावर भी बढ़ रही है। तो फिर डच्चों ने कहा ठीक है, आपकी पावर बढ़ रही है तो आपके डुप्ले वगैरह आपके घर में होंगे, हम हमारी जगह स्ट्रॉन्ग है। तो 1693 में डच्चों ने क्या किया? पांडिचेरी पर कंट्रोल कर लिया। और पांडिचेरी कंट्रोल करने के बाद ये किसके पास आ गया? डच्चों के पास। डच्चों के पास आ गया तो फिर इनको लगा कि वहाँ पर तो गड़बड़ हो गया हमारे। तो फिर इन्होंने अपने राजा से कहा और अपनी सरकार से कहा, गवर्नमेंट से कहा कि प्लीज़
हमारे भारत में स्थिति बुरी है क्योंकि हमारा जो मेन केंद्र है उस पर अधिकार कर लिया डचों ने। गवर्नमेंट ने कहा कि मूर्ख, पंगा लिया ही क्यों। और उस समय वहाँ क्या है कि यूरोप में रोमन साम्राज्य और इन फ्रांस के बीच में और इन बीच में कुछ युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध 9 साल तक युद्ध चला। युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हुआ तो एक ट्रीटी हुई, अलायंस हुआ, और उस संधि के तहत जब वो टेबल पे बैठे तब बात ये भी लाई गई कि हमारी एक बाहर एक फैक्ट्री है। किसने कहा? फ्रांसीसियो ने, कि उस पर डचों ने अधिकार कर लिया, प्लीज़ ये फैक्ट्री हमें वापस दिला दो। तो फिर वहाँ यूरोप के लोगों ने वहाँ जब समझौता, और समझौते में कहा गया कि प्लीज़ इनको पांडिचेरी वापस दे दो, कहीं न कहीं तो बेचारे सामान तो रखेंगे ये। तो फिर वो जो समझौता हुआ था 1697, उसका नाम था रिजविक समझौता। ठीक है, कौन सा अलायंस था या ट्रीटी थी? रिजविक ट्रीटी। ठीक है, उसके तहत इन डचों ने वापस इनको पांडिचेरी दे दिया था। ठीक है, आई बात समझ। फिर मैंने कहा ये बंगाल वाले एरियाज में चले गए थे 1674 में। शाइस्ता खान ने बंगाल में एक चंद्रनगर गांव इनको प्रदान किया, और वहाँ पर उन्होंने 1690 में क्या कर दिया? फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दी, और उस फैक्ट्री का नाम क्या रखा? गुस्तावस फोर्ट। ध्यान रखना, जो चंद्रनगर में इनकी जो फैक्ट्री थी उसका नाम क्या था? गुस्तावस फोर्ट। ठीक है, आई बात समझ। डुप्ले जो गवर्नर बनकर आया था, पहले कहाँ का गवर्नर था? चंद्रनगर का गवर्नर था। ठीक है, तो फिर बाद में चंद्रनगर के बाद में कहाँ गवर्नर बना? पांडिचेरी का उसको गवर्नर बनाया गया। डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेशवाद की क्या रखी थी, या उपनिवेश की क्या नींव रखी थी, मैं समझा चुका हूँ। वो किस प्रकार धीरे धीरे भारतीय जो राजाओं के दरबार थे उनमें से उसने, कह सकते हैं कि उनसे जाके उन्होंने कहा कि आप आपकी सेना हमें दे दो, हम इसके ट्रेंड करेंगे पूरी तरह से, आपके राज्य की रक्षा हम करेंगे, इसके लिए आप हमें पैसा दे देना या फिर जगह दे देना। ठीक है, तो फिर इन्होंने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त कर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य की रक्षा हम करेंगे, तो रक्षा के बदले आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, का खर्चा पूरा आपको देना पड़ेगा। और खर्चा आप दोगे तो सेना किसकी तैयार हो रही है? फ्रेंच के अंडर में, फ्रांसीसियों के अंडर में। तो फिर सेना की भक्ति किसके प्रति होगी? इनसे ज़्यादा इनकी प्रति, क्योंकि पैसा तो ये दे रहे, मतलब तो पैसों का। उन्होंने पहली बार ये हथकंडे प्रयोग किए भारत में। ठीक है, और मेकाले ने कहा भी था कि डुप्ले पहला व्यक्ति था जिसने अनुभव किया भारत में मुगल साम्राज्य के खंडरों पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता, क्योंकि उसने कहा कि जिस प्रकार औरंगजेब के बाद जो मुगल एम्पायर था वो पूरी तरह से टूट रहा था, जो मुगल साम्राज्य था वो टूट रहा था, क्योंकि बाद में औरंगजेब के बाद में आने वाले जितने भी मुगल बादशाह थे वो क्या थे? बेलखने थे, उनमें कुछ खास लखन था नहीं। इसलिए जितनी भी रीजनल्स जो शक्तियां थी वो पावर में आ रही थी, वो आंख दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया कि हम किसी प्रकार की कोई सेंटर की बात नहीं मानेंगे। तो जब रीजनल्स पावर में आ रही थी तो उसमें इनको, फ्रेंच को लगा क्योंकि इनको आपस में फूट डाल दो, आपसी फूट होने से आपस में टूट जाएंगे और फिर हमारा काम बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार खंडरों पर यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। किसने सबसे पहले सोचा? डुप्ले ने। प्रारंभ में फ्रेंच कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्यों के लिए हुई थी। यहाँ व्यापार करने आए थे, फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, व्यापार किया, मुनाफा कमाने के लिए आए थे। किंतु डुप्ले जब आया, डुप्ले को लगा कि व्यापार व्यापार बाद की बात है। व्यापार से पहले हम क्या कर सकते हैं? व्यापार से पहले हम क्षेत्रों पर कंट्रोल कर लें। ठीक है, क्षेत्रों पर कंट्रोल करने से क्या होगा कि यहाँ पर व्यापार अपने आप फैलाया जा सकता है, क्योंकि भारत के जितने भी क्षेत्रों पर अगर कंट्रोल कर लोगे तो फिर व्यापार अपने आप अपने कंट्रोल में, कहाँ टैक्स देना है, कौन सा क्षेत्र अपने कंट्रोल में रखना है, नहीं रखना है। ठीक है, किसको यहाँ फैक्ट्री स्टेब्लिश करने देना है, राजा किसकी बात मानेगा? हमारी बात मानेगा। सूबेदार कौन नियुक्त करेगा? हम नियुक्त करेंगे। तो इस प्रकार सबसे पहले इन्होंने ये बात सोच ली थी डुप्ले ने, इसलिए उन्होंने, डुप्ले का पहला ही टारगेट क्या बन गया था? उन्होंने कहा जो कंपनी है वो भारतीय राजनीति में एक्टिव रहेगी। ठीक है, मतलब अंग्रेज फ्रांसीसियों में युद्ध हुआ, जैसे कर्नाटक युद्ध, बाद में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और फिर एक युद्ध चला तो लगभग 1746 से शुरू हुआ और 1763-64 तक ये जो युद्ध चला। ठीक है, जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर भी कहते हैं, और ये कल की क्लास में हम पूरा कंप्लीट डिस्कस कर देंगे। और ये युद्ध हुआ था तो इसी तट पे आसपास युद्ध हुआ था, और यहीं की जो शक्तियाँ थी, जो हैदराबाद और कर्नाटक के जो समय के जो रियासतें थी उनका भी इन्वॉल्व हो गया था इसके बीच में। तो इन्होंने क्या कर दिया, जो भारतीय जो राज्य थे उनके जो अंदरूनी मामले थे उनमें भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया। तो फिर एक गुटबाजी होगी। ठीक है, एक गुट किसके अंडर में चला गया? फ्रांसीसियों के, और दूसरा गुट ब्रिटिशर्स के। और फिर इनके बीच में कुछ युद्ध हुए थे, तो उनके बीच में बहुत सारे, अगर इन तीन युद्ध है, और 3 युद्धों के बीच में छोटे छोटे युद्ध और भी हुए थे, हम कल पढ़ेंगे। सेंट टोम्बे का युद्ध हुआ, अंबूर का युद्ध हुआ, ये सब कंप्लीट कल हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और जब ये युद्ध हुए थे उसमें जो फ्रांस का जो राजा था वो था लुई 15। ठीक है, 15वां, लुई 15वां हम कह सकते हैं, जिसमें कर्नाटक, जिसे हम कर्नाटक युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इतना ही। आज का टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जब निर्माण हुआ उसके बाद भारत में किस प्रकार आई, और यहाँ पर पहले फैक्ट्री स्टेब्लिश की, फैक्ट्री करने के बाद धीरे धीरे
अपने क्षेत्र को बढ़ाया, ठीक है। और फिर जो उनका गवर्नर डुप्ले भारत में आया था, उसको लगा कि अब हम व्यापार तो हमारा उद्देश्य है, लेकिन ये एक सेकेंडरी कर लेते हैं, जो हमारा मेन उद्देश्य है वो हम हो सकता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाएं, अपने क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में ले डायरेक्टली, ताकि हम व्यापार तो बहुत अच्छे से और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने जिस प्रकार पॉइंट में देखा था कि फिर थोड़े समय के बाद जो यूरोपियंस पावर, अन्य पावर्स भारत में थी, तो ब्रिटिशर्स नहीं थे, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, फिर एक युद्ध में कन्वर्ट हो गया। और फिर किस प्रकार इन 3 युद्ध हुए इनके बीच में, और 3 युद्धों में फिर लास्ट में जो अंतिम युद्ध था उसमें हार गए थे। ये क्लास हम कल कंप्लीट डिस्कस करेंगे। आज तक जितना पढ़ा उसको आप एक रिवीजन कर लेना, और कल हम पूरा इस टॉपिक को, भारत में जो यूरोपियंस कंपनियों का आगमन है वो पूरा हम कल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर